राइटिंग इज द साइन ऑफ इनकम्प्लीट एजुकेशन। हमेशा से ऐसे लोग पकड़ते आ रहे हैं, ऐसे इस जगह पे गड्ढा हो जाता है अगर आप 2 घंटा 3 घंटा लगातार लिख रहे हैं। तो कौन ऐसा एक कॉमन चीज है जिसपे सारा हैंडराइटिंग बेस्ड है? आप देख रहे हैं जनतक ब्रेकिंग न्यूज। आज मैं आप पहुंचा हूं बिहार की राजधानी पटना में, और यहां आने के बाद मुझे एक मैम मिली हैं। हालांकि इनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इन्होंने एक अपना खुद का रिसर्च किया है सुलेख पे। आप लोग मैम के पास, मैं अभी उनके पास ले जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैम ने क्या रिसर्च किया है हैंडराइटिंग को लेके। इन्होंने खुद का अपना एक रिसर्च किया है, खुद का उन्होंने अपना टैगलाइन तैयार किया, और एक किसी भी वैसे बच्चों का जिसका बिल्कुल भी हैंडराइटिंग खराब हो, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, उसके हैंडराइटिंग को कैसे को लेके उनसे हमारी बातचीत होगी। सबसे पहले तो जनतक ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है मैम। जी नमस्कार। आप का अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दें। आप सबसे पहले आप अपना और हैंडराइटिंग। जी नमस्कार, मेरा नाम मोनालिसा है और मैं पटना की रहने वाली हूँ। फिलहाल मैं पटना में रह रही हूँ और मैंने हैंडराइटिंग पे एक रिसर्च किया है और जिसके थ्रू मैंने एक कोर्स तैयार किया है हैंडराइटिंग के लिए। ठीक है। जिससे कि बच्चों की हैंडराइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बना सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। जहाँ तक कि हम लोग सभी जानते हैं कि हैंडराइटिंग, जब हम लोग बच्चे होते, छोटे बच्चे, तब से हैंडराइटिंग का क्या महत्व होता है हमारी ज़िंदगी में। जब 2 साल के होते हैं, 3 साल के जब छोटे बच्चे होते हैं, तो सबसे पहले उनको लिखना सिखाया जाता है ओ और आ। जहाँ पर पढ़ाई आता है वहाँ पर लिखाई तो खुद ब खुद आता है। तो ये तो जनरली बात है, ये सबको पता जाता है। तो इससे अलग हट के आपने क्या किया है? जी मैं बता रही हूँ अलग हट के मैंने क्या किया है। सबको पता है हैंडराइटिंग जरूरी है, लेकिन आज आप देखिए डिजिटल दुनिया हो गया है, सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। मैक्सिमम बच्चे 80% से ज़्यादा बच्चों की हैंडराइटिंग आज खराब है। पता सबको हैंडराइटिंग जरूरी है, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कितने % स्टूडेंट की हैंडराइटिंग आप अच्छी देखते हैं आज? एक सेकंड, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आपने बताया कि हैंडराइटिंग सबों की खराब है। मैं इन चीज़ों से 100% सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज का जो बोर्ड है, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, प्रोफेशनल बोर्ड के तौर पे CBSE बोर्ड का भी हम लोग कर सकते हैं। हालांकि बिहार बोर्ड को थोड़ा सा उससे अलग रखेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों का थोड़ा सा तो डिस्टर्बेंस होता है। हालांकि बिहार बोर्ड के बच्चों का राइटिंग खराब होता है, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये हैंडराइटिंग को लेकर शुरू से ही लोगों ने ये चला के रखा। जैसे कि पहले पुराने जमाने के जो लोग होते थे, वो अपने बच्चों को, एक गाँव में आपने देखा होगा कि वो सरकंडा होता है, हाँ। सरकंडा को ऐसे पेंसिल को छील के और इंक से बोर के लिखना उनको एक बुक में सिखाया जाता था। तो हैंडराइटिंग के प्रति लोगों का नजरिया शुरू से ही साफ है। ऐसा ये कहना पूरी तरह से थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि हैंडराइटिंग के प्रति लोगों की नाराजगी है, हैंडराइटिंग को लेकर लोग नहीं कर पा रहे हैं। उससे अलग आपने क्या किया है? मैं इसी पे बताना चाहूंगी। शुरू से ही, पुराने जमाने से ही हैंडराइटिंग की महत्व को सब लोग जान रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हैंडराइटिंग खराब होती है, मैं ये बोल रही हूँ कि जो हैंडराइटिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी जो कमी है, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी हैंडराइटिंग से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, या फिर अगर अच्छी भी है तो वो चाहते हैं कि और ज्यादा। अक्सर देखा भी गया है कि हैंडराइटिंग की वजह से लोगों को, ग्लानिंग का बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन जब लिखते हैं तो लिखने के बाद थोड़ा सा अपने आप को संतुष्ट नहीं पाते हैं, कि अंदर से अच्छा फील नहीं होता है कि नहीं मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर, जैसे कि बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर ये नहीं जानते कि ये लिखा किसने या ये किसका आंसर बुक है, ठीक है। वो बस देखता है कि उसके पास बुक जाता है, वो देखता है, सबसे पहले उनकी नज़र जो जाती है वो हैंडराइटिंग पे जाती है, भले ही उसने कितना ही अच्छा लिखा हो। आज मैक्सिमम लोग हैं ऐसे जिनकी जो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हैंडराइटिंग की वजह से उनके नंबर कट हो जाते हैं एग्जाम में। सभी लोग जानते हैं कि नंबर हैंडराइटिंग की वजह से भी कटते हैं, और हैंडराइटिंग का क्या महत्व है एग्जाम्स में, तो लोग को पता है हैंडराइटिंग क्या है, हैंडराइटिंग का महत्व क्या है। तो बहुत लोगों को ऐसी जरूरत है कि हैंडराइटिंग को सही तो करना है, लेकिन करना कैसे, ये बहुत लोग। एक महत्वपूर्ण सवाल, हैंडराइटिंग करना कैसे, इस पे हम थोड़ा सा बाद में आए। हैंडराइटिंग जरूरी है, ये आप जानते हैं, हम जानते हैं, हमारे जैसे और भी युवा लोग हैं वो भी जानते हैं। आज का जनरेशन भी अब धीरे धीरे जानने लगा इन चीजों को कि हैंडराइटिंग जरूरी है। तो हैंडराइटिंग जरूरी हो, अच्छा हो, और हैंडराइटिंग क्यों जरूरी है, सबसे पहले इस बात पे आप चर्चा करिए कि हैंडराइटिंग जरूरी है, और एक अच्छा आलेख, एक सुलेख जो होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, एक अच्छा हैंडराइटिंग जरूरी हो। इसका क्या यूज है? क्योंकि आजकल का जो डिजिटल जमाना है, आज तो हैंडराइटिंग का बहुत ज्यादा मेरे समझ से यूज नहीं है, लेकिन फिर भी है हैंडराइटिंग का एक साइड से अगर हम बोल देंगे कि यूज नहीं है तो ये भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी। तो हैंडराइटिंग जरूरी है, सबसे पहले हमारे व्यूअर को ये क्लियर करें कि हैंडराइटिंग जरूरी है, और एक अच्छा हैंडराइटिंग जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा हैंडराइटिंग ही एक अपना इंप्रेशन छोड़ता है।
पब्लिक में अपना छाप छोड़ता है, एक जज्बा अंदर से निकाल के लाता है कि नहीं हेड राइटिंग मेरा अच्छा हो रहा है, हम सबों के बीच अपने आप को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हेड राइटिंग को लेके इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। तो वो क्यों जरूरी है, आपने इस पर रिसर्च किया है, इसलिए आपसे मैं इस चीज पे चर्चा करूंगा कि हेड राइटिंग अच्छा हेड राइटिंग जरूरी है, क्यों जरूरी है। जैसा कि महात्मा गांधी को सब लोग जानते हैं, महात्मा गांधी जी बहुत पढ़े लिखे थे, ये सब जानते हैं। वो हम लोग के देश के लिए बहुत महान काम करके गए, ये भी जानते हैं। उन्हीं का एक कथन था कि बैड हैंड राइटिंग इज द साइन ऑफ इनकम्प्लीट एजुकेशन। वो बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी लिखावट जो थी वो थोड़ी खराब थी। थोड़ी क्या, उनके हिसाब से, महात्मा गांधी को अगर ले तो उनके हिसाब से बहुत खराब थी। और उनको अंदर से इस बात की आत्मग्लानि होती थी कि मेरी हैंड राइटिंग खराब है। और वो आने वाली युवा पीढ़ी को बोलते थे कि हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं और आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है, तो वो आपके अंदर थोड़ा सा, नहीं बहुत ज़्यादा, तो आपके अंदर थोड़ा बहुत तो ये रहता है कि अरे मेरी हैंड राइटिंग अच्छी होती तो शायद और अच्छा होता। बिल्कुल होता है, ये महात्मा गांधी कह चुके हैं, मैं नहीं कह रही। नहीं, सही बोल रही हैं आप। और उस हेड राइटिंग की वजह से उनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस निकल के सामने नहीं आ पाता था, और इन चीजों को लेके अंग्रेजों के सामने थोड़ी सी उनकी होती भी थी कि कैसा लिख रहा है। हालांकि वो बैरिस्टर थे, हाँ बैरिस्टर थे, फिर भी उनको अपने हैंड राइटिंग की वजह से आत्मग्लानि महसूस होती थी कि भाई मेरी हैंड राइटिंग खराब है। और वो युवा पीढ़ी को कह के गए हैं कि बैड हैंड राइटिंग इज द साइन। आत्मग्लानि महसूस नहीं हो, इन चीजों से हटके हमें हेड राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए, ये तो समझ में आ गया। क्योंकि अपने आप को हम अगर कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं तो उन चीजों के लिए एक अच्छा आलेख होना जरूरी है। जैसे हम अच्छा बोल पाते हैं, हमारे अगर बात से लोग प्रभावित होते हैं तो बोलते हैं कि नहीं अच्छा बोल रहा है ये। अगर हमारा स्पीच लोग सुन रहे हैं तो अगर हम ठीक से बातचीत कर रहे हैं आपसे तो लोग बोलेंगे नहीं अच्छा बात कर रहा है। तो सेम वही थिंकिंग राइटिंग के भी साथ होती है, क्योंकि राइटिंग की जरूरत कम पड़ती है। हालांकि बोलते हैं हम जितना है उतना जरूरत, लिखने की जरूरत आज के टाइम में नहीं है। लेकिन इस वजहों से, जैसा कि महात्मा गांधी को झेलना पड़ा, उन सब चीजों को लेकर आज के युवा पीढ़ी को वो चीज झेलना ना पड़े, तो इसलिए हेड राइटिंग जरूरी है, जो कि आपने क्लियर कर दिया। अब दूसरा बताते हैं कि हेड राइटिंग पे एक जो आपने रिसर्च किया है, ये कैसे, आपने ये रिसर्च क्या है? ये रिसर्च क्या है, तो सबसे पहले मैंने अपने घर के बच्चों से रिसर्च किया। मेरे भाई है, मेरे बहन है, मैंने उनसे पूछा। मेरा भाई हमेशा बोलता था कि दीदी, मेरा भाई बहुत पढ़ने में तेज है, छोटा भाई, उससे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो आईपीएस बनना चाहता है। उसका कहना है कि मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है। ठीक है। और वही बोलता है कि दीदी यूपीएससी में जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, मुझे पता है कि हैंड राइटिंग की बहुत महत्व है। नहीं, हेड राइटिंग अगर आप अच्छा लिख रहे हैं, चलिए एक चीज मैं मानता हूं कि चलिए ठीक है कुछ गलत लिखे हैं, जैसे कि हम जिस चीजों के बारे में नहीं जानते थोड़ा सा गलत लिख दिए, लेकिन अगर अच्छा लिखे हैं, गलत भी लिखे हैं और अच्छा लिखे हैं, तो एक थोड़ा सा तो इंप्रेशन होता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। जी बिल्कुल। तो उसी का कहना हुआ कि दीदी मुझे हैंड राइटिंग को सही करना है, लेकिन मैं हैंड राइटिंग सही नहीं कर पा रहा। तो मैंने उसी से पूछा क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या दिक्कत आ रहा है। तो उसका कहना हुआ दीदी मुझे समझ में नहीं, ये जो लिखा हुआ है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखा गया है इसको। मैं देखता हूँ, मैं अपने ही मन से उसको लिख देता हूँ। बच्चे देखते हैं और अपने ही मन से उसको लिख देते हैं, उसको कोई बताता नहीं कि ये अल्फाबेट को ऐसे लेना है, इसके साथ इस अल्फाबेट को ऐसे जोड़ना है और फिर ऐसे वर्ड। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे ए लिखा हुआ है, कर्सिव राइटिंग का एक बुक आता है। आज का जो आधुनिक शिक्षा जगत का जो बुक है, चाहे आपका सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड, दोनों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। हालांकि बिहार बोर्ड में सुलेख का कोई बुक नहीं था, लोगों को लिखना पड़ता था और टीचर जैसा लिख के देते थे उसी टाइप से लिखना पड़ता था। लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में अलग है, उस सबके लिए एक अलग बुक मिला है वो, और उस बुक को उस हिसाब से लिखना पड़ता है। तो उस पर सेम कॉपी करते हैं। तो कॉपी करना तो सही है, कॉपी कर लेते हैं, लेकिन उस कॉपी करने में एक ट्रिक होता है, जहां से उस वर्ड का हम शुरुआत करते हैं। जैसे हमें ए लिखना है, तो हम कहां से, किस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, कहां पे उसको क्लोज करेंगे, कहां पे मेरा पेंसिल ब्रेक करेगा। हाँ। इन सब चीजों के लिए आपने क्या किया? तो मैं इसी पे कहना चाहूंगी, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उसमें दिया जाता है बुक में दिया गया ABCD, आपने बच्चे को दे दिया बुक कि एक पेज लिख के लाना है, ये पेज भर के लाना है, ठीक है। वो घर पे जाता है, वो क्या करेगा, बुक देखेगा और खुद से ही मन में करेगा कैसे लिखना है इसको, और वो लिखेगा, कॉपी पेस्ट करेगा, अपने ही मन से लिखेगा। उसको तो कोई नहीं बताएगा कि हाँ ए को लिखना है तो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो मेरा जो रिसर्च है, सबसे पहले मैंने इस पे रिसर्च किया कि 26 अल्फाबेट होते हैं, उसमें सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा होता है, कौन ऐसा एक कॉमन चीज है जिसपे सारा हैंडराइटिंग बेस्ड है। मैंने सबसे पहले उस पे रिसर्च। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपने बताई है कि 26 अल्फाबेट में एक कॉमन ऐसा वर्ड है या एक कॉमन वैसा ट्रिक है जिसकी ही बदौलत पूरा 26 कैपिटल अक्षर चलता है उसका। तो वो क्या है?
वो मैं आपको लिख के दिखाना ठीक है। चाहूंगी। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो 26 अल्फाबेट है ये एक फैमिली से बना हुआ है। इसमें 7 फैमिलीज होती है। 26 अल्फाबेट में 7 फैमिलीज होती है और उसी 7 फैमिलीज पे पूरा वर्ड बनता है। और वो मैं सारी चीजें इसमें अभी डिस्क्राइब नहीं करूंगी, वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। नहीं, कुछ जो प्राइमरी चीजें होती है उन चीजों को आप बताएंगे, क्योंकि कुछ वैसे भी बच्चे आपका वीडियो देखेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा बच्चे वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड आजकल तो सब पबजी में लगा रहता है, लेकिन ये मेरा जो आपका वीडियो अभी बन रहा है ये हमारे न्यू चैनल पे जाएगा और वहां पे जो भी व्यूअर देखेंगे 18+ के लोग वहां पे होंगे, तो अगर वो लोग वीडियो देखेंगे तो अपने बच्चे में इंप्रूवमेंट किस प्रकार से वो लाएं या फिर उस राइटिंग के प्रति अपने बच्चे को कैसे पॉजिटिव कर पाए, इन सब चीजों की बात होंगी और आपके वीडियो से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज उसका जो प्राइमरी चीज होता है जिस पे पूरा सेंटेंस बनता है या फिर जिस पे पूरा 26 अल्फाबेट जो आपने अभी बताया वो सारी चीजें टिकी होती है, तो वो आप बताएं। जी बिल्कुल, मैं अभी बताना चाहूंगी आपको। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ, हैंडराइटिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पेन को पकड़ने का तरीका। हमेशा से ऐसे लोग पकड़ते आ रहे हैं, ऐसे इस जगह पे गड्ढा हो जाता है अगर आप 2 घंटा 3 घंटा लगातार लिख रहे हैं तो। और क्या होता है, इस फिंगर पे प्रेशर पड़ता है, उसके वजह से पूरे हाथ पे प्रेशर पड़ता है और उसके बाद स्पीड ऑटोमेटिक स्लो होनी शुरू, लिखने का स्पीड कम हो जाता है। लिखने का स्पीड जिस हिसाब से लोग पेन पकड़ते हैं, हाँ। मतलब पेन पकड़ने में भी टेक्निक है। बहुत ही मार्केबल बात मैम बता रही है कि पेन पकड़ने में भी टेक्निक है। अमूमन देखा गया है कि यूपीएससी और बीपीएससी के जो बच्चे होते हैं, यहाँ तक कि बिहार बोर्ड के बच्चे भी, जो हम लोग भी बिहार बोर्ड से ही पढ़े हुए हैं, हालांकि बाद में हम लोगों ने सीबीएसई से भी पढ़ाई की, तो इन सब चीजों को लेके ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आप लिख रहे हैं कहीं ना, तो हाथ का जो उंगली होता है, ये वाला जो उंगली होता है, ये और ये अंगूठा दोनों दर्द करने लगता है। अगर लॉन्ग अगर आपको लिखना हो, कुछ लंबा 3-4 घंटा लिखना हो, यहाँ तक बोर्ड एग्जाम देना हो, तो दर्द करता है। तो वो पेन पकड़ने का क्या टेक्निक है, थोड़ा सा कैमरा फोकस करिए इनका उंगली पे। सबसे पहले बहुत लोग क्या गलती करते हैं, बहुत क्लोज में पकड़ लेते हैं पेन को और बहुत लोग बहुत दूर में पकड़ लेते हैं पेन को। तो ये सबसे पहली गलती वो लोग करते हैं। पेन को जो पकड़ने का तरीका है ना, वो ये पॉइंट है, इतनी ही दूरी पे पेन को पकड़ा जाता है। ये पेन का नीब है, थोड़ा सा ये पेन का नीब है, यहाँ से लिखा जाता है। तो अमूमन लोग ऐसे पकड़ते हैं। कहाँ पकड़ना चाहिए? नीब से कितना ऊपर? नीब से थोड़ा सा ऊपर, ये बस इसी जगह पे। क्या है, अगर आप ज्यादा क्लोज पकड़ते हैं तो आपको ये जो यहाँ से ऊपर स्लैंड कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, तो ये करने में प्रॉब्लम होता है। अगर आप यहाँ पर ज्यादा ऊपर पकड़ते हैं तो बैलेंस करने में प्रॉब्लम होता है पेन को या हाथ को। ये जो मिडिल पॉइंट होता है ना, निब के थोड़ा सा ऊपर का पॉइंट, अगर आप इस जगह पे पकड़ते हैं तो आपके हाथ में एक प्रॉपर ग्रिप बना। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ही जोर से प्रेस करते हैं, इसको प्रेस करते हैं और प्रेशर डाल के लिखते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। बहुत हार्ड नहीं पकड़ना चाहिए पेन को। पेन को इतना लाइटली पकड़े कि पेन हाथ से छूट भी ना जाए और इस पे ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़े। लाइटली पकड़ रहे हैं, बस इसको सहारे के लिए, इस फिंगर को सहारे के लिए डाला जाता है। 2 फिंगर से हमने ऐसे पकड़ा, ठीक है, और इसको सहारे के लिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे किसी भी फिंगर पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ फोकस इनके फिंगर पे करिए। किसी भी फिंगर पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है, सिर्फ ये 3 फिंगर और उसके बाद नीचे में इस तरह कर देना। ये हो गया। और पेन के बीच में जैसे ये हम पकड़ते हैं तो 2 फिंगर्स का गैप रहना चाहिए। जैसे ये है, ये 2 फिंगर्स का गैप बीच में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब आप लिखते हैं तो ये सपोर्ट मिलता है यहाँ पर, ठीक है, और इधर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है। तो इससे आपकी स्पीड में जल्दी कमी नहीं आएगी, आपके हाथ में ज्यादा दर्द नहीं होगा जितना भी ज्यादा, मतलब बैलेंस भी अच्छा बनेगा और आपका स्पीड भी कम नहीं होगा लिखने का, कम नहीं होगा। सबसे बड़ी दूसरा, जैसे कि कॉपी को रखने का तरीका, जल्दी कोई नहीं बताता है कि कॉपी कैसे पकड़ना चाहिए। अगर आप सीधा लिख रहे हैं ना तो दिक्कत होगा। अगर कलाई इस तरह से, कलाई को फ्लेक्सिबल होना चाहिए लिखने के टाइम पे। अगर आप सीधा लिख रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो अगर लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, लेफ्टी है, जो भी लेफ्टी है वो कॉपी को इस एंगल में रखे। अच्छा, इस एंगल, जो बाएं हाथ से लिखते हैं, तिरछा करके, जो बाएं हाथ से लिखते हैं, लेफ्टी है, वो इस कॉपी को थोड़ा सा तिरछा करके इस एंगल में रखे और फिर लिखे। और जो दाएं हाथ से लिखते हैं, ठीक है, वो इस एंगल में लिखे। पूरा सीधा कॉपी नहीं रखना चाहिए कभी भी, थोड़ा सा क्रॉस कर देना है। जैसे ये सीधा हो गया, इसको कैसे करना है? राइट, जो राइट हैंड से लिखते हैं उनके लिए क्या करना है? देखिए, जो राइट हैंड से लिखते हैं, जैसे ये सीधा कॉपी है, ठीक है, इस तरह से ये हो गया इनका। अच्छा, थोड़ा सा उसको पोजीशन, थोड़ा सा पोजीशन ऐसे चेंज करना है, क्रॉस करना है, ठीक है, ये पोजीशन हो गया। लेफ्ट हैंड वालों के लिए, और लेफ्ट हैंड वालों के लिए वो ऐसे, अच्छा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। और स्लैंट में
ये सीधा नहीं बल्कि तिरछा रखना है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब वो लिखते हैं ना तो उनको लिखने में आसानी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आप सीधा लिख रहे हैं ना तो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, नहीं लिख पाते हैं सही, हैंड राइटिंग खराब हो जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो फिर आपको लिखने में बहुत मैम ने जैसा कि आप सबको बताया कि पेन हम कैसे पकड़ें, और पेन पकड़ने के उपरांत दूसरा जो काम बनता है वो कॉपी को हम कैसे रखें, किस एंगल से रखेंगे जिससे कि मेरा सुलेख सही होगा और हम चीजों को सही तरीके से लिख पाएंगे। और अगर सही तरीके से हम पेन पकड़ेंगे तो सबसे पहले कि मेरा स्पीड कम नहीं होगा और हम अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, पेन भी नहीं होगा हाथ में। सही है ना? जी, इसके आगे क्लियर। अब इसके आगे लिखना क्या है, क्या ऐसा चीज है जिसके वजह से आप हैंड राइटिंग सही कर सकते हो। आप देखेंगे चाहे ओआ हो या ABCD हो, दोनों ही व्यंजन वर्ण हो, स्वर्ण वर्ण हो या फिर अल्फाबेट्स हो, सब चीज में एक कॉमन चीज होता है, वो है लाइन। ठीक है। लाइन 2-3 तरह की होती है, एक ये सीधी लाइन, एक ये सीधी लाइन, ठीक है, ये चीजें तो अक्सर बताई भी जाती है, स्ट्रेट लाइन। हाँ। एक हो गया ये तिरछी लाइन स्लैंट में, ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है, कटिंग हो ठीक गया, है। ठीक है। तो सबसे मेन चीज जो होता है ये लाइन ही है, सबसे मेन। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा इस लाइन को सही नहीं बना पा रहा है तो वो हैंड राइटिंग सही नहीं लिख सकता है। सबसे फर्स्ट हैंड राइटिंग का जो फॉर्मूला होता है 4S। 4S मीनिंग का मतलब हो गया, S1 हो गया आपका साइज, लिखा जब लिखता है लोग, बहुत लोग ये करते हैं कि ABC ये हो जाता है, ठीक है। F लिख रहे हैं तो F ऊपर जा रहा है, ये नीचे, ये जो 4 लाइन है ना इसको नहीं समझ पाते हैं लोग। अभी अब लोग बोलेंगे, जो बड़े स्टूडेंट है वो बोलेंगे मैम ये 4 लाइन में कौन लिखता है। सही बात है, 4 लाइन में नहीं लिखते, लेकिन बेसिक चीजें तो 4 लाइन से ही शुरू होती है। बिल्कुल। अगर मान ले आप बाइक चलाना सीख रहे हैं तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले 120 के स्पीड पे डालेंगे? नहीं। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, बेसिक चीज से शुरू करेंगे। 10 से स्टार्ट करेंगे, फिर 20 पे जाएंगे, 20 पे जाएंगे, फिर 30 पे, और फिर जब आप सीख गए बहुत अच्छे से तो जितना ले जा सकते हैं वो आपकी मर्जी है, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। सेम चीज हैंड राइटिंग में है, ये बेसिक हैंड राइटिंग का। अगर आप लर्नर हैं, सीखना चाहते, एज कोई भी हो, डजंट मैटर, 6 से लेके 60 तक के एज, 6 से लेके 60 तक के एज के लिए ये चीज हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि सीखने का कोई एज नहीं होता है, सबसे फर्स्ट सही बात है, सीखने का कोई एज नहीं होता है। तो अगर आप लर्नर है, सीख रहे हैं, तो बेसिक से होगा, तो बेसिक 4 लाइन से होगा। अब ये 4 लाइन क्यों दिया गया है? तो 4 लाइन इसलिए दिया गया है ताकि आप साइज पे कमांड कर सकें। ठीक है। अगर आप 4 लाइन से शुरू करते हैं तो यहाँ पर आप साइज पे कमांड करने सीख जाएंगे। सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग जो लिखते हैं, जैसे मेरा ही नाम है तो लोग ऐसे लिखेंगे, भाई मोनालिसा, ये हो गया, कहीं ऊपर कहीं नीचे, तो पता नहीं चल पाता, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिलती है। लेकिन इस 4 लाइन को अगर आप लेके चलें तो यहाँ पर पता, अब M लिखना है तो M का भी रूल है कि ये 3 लाइन में ही आएगा। इसी तरह से फैमिली बनी हुई है, 3 लाइन की फैमिली एक अलग है, 2 लाइन की फैमिली अलग है, और ये 4 लाइन की फैमिली अलग है। वो सारी चीजें तो मैं नहीं डिस्क्राइब करूंगी अभी, थोड़ी चीजें जो मेन है मैं बता दूं। 4 लाइन का जो वर्ड होता है वो कौन कौन है? कुछ 4 लाइन का, जैसे कि ये हो गया 3 लाइन का, ठीक है, ठीक है, M। अब अगर A को लेते हैं, A, ये 2 लाइन का हो गया, स्मॉल A, कैपिटल तो 3 लाइन में ही जाएगा, ये तो सभी को पता है। अब स्मॉल B, ये भी 3 लाइन में आ गया। F आता है 4 लाइन में, पूरे 4 लाइन को कवर करता है ये। तो ये तो चीजें बेसिक चीजें हैं और लगभग सबको ये जानकारी है। तो पहले मैं बेसिक बता देती हूँ, फिर ट्रिक्स पे आते हैं। ठीक है। ये बेसिक चीजें। अब देखते हैं नीचे की 3 लाइन, इसमें क्या आता है? तो Y आता है, ठीक है, G आता है, Q आता है, Z आता है, ये सारी चीजें नीचे की लाइन में। तो इसी तरह से फैमिली बनी हुई है। अब इसमें आप एक कॉमन चीज देखिए, ये लाइनिंग। तो सबसे फर्स्ट अगर आप लाइंस पे कंट्रोल कर लेते हैं, आपकी लाइन सही है तो हैंडराइटिंग ऑटोमेटिक सही होगी ही होगी। ये जानकारी होनी चाहिए कि हम जो वर्ड लिखते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे जेड ऊपर के 3 लाइन में लिख दिए, जेड कभी कभी लोग 4 लाइन में भी लिख देते हैं, कभी कभी सिर्फ सेंटर बीच वाले लाइन में लिख के छोड़ देते हैं। तो नीचे के 3 लाइन में जेड होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि 4 लाइन का ये मैं थोड़ा सा महत्व पहले समझे। 4 लाइन के कितने वर्ड होते हैं, एक ऐसे बता दीजिए आप। सबका तो डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा लंबा। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये 7 फैमिलीज हैं, 4 लाइन का 7 फैमिली है। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि 7 फैमिलीज है, और 7 फैमिलीज में कुछ कुछ वर्ड्स हैं,
4 वर्ड 6 वर्ड ऐसे ऐसे डिवाइड करके 26 वर्ड को किया गया है। 4 लाइन में कौन कौन सा वर्ड आता है वो बताइए ना। 4 लाइन में मैं डिस्क्राइब ही कर देती हूँ, डिस्क्राइब मत करिए ना, सिर्फ बता दीजिए। तो मैं बता देती हूँ, ठीक हाँ है। बताइए कि 4 लाइन का कौन सा वर्ड है और वो नीचे के 3 लाइन में आता है हाँ। या पूरा कैसे आता है? जैसे सबसे फर्स्ट 4 लाइन का जो होता है एफ होता है। एफ को हमेशा हम 4 लाइन में लिखेंगे। 4 लाइन में लिखेंगे, ठीक है। स्मॉल कैपिटल कोई भी हो। पी, ये भी 4 लाइन में आता है, पूरा 4 लाइन में पी भी होगा। 4 लाइन में पी आता है। एफ हो गया, पी हो गया, ये आप स्मॉल बता रही है ना? हाँ स्मॉल, ठीक है। क्योंकि इसको अगर capital कैपिटल का जो भी होता है वो 3 लाइन में ही मैक्सिमम। अच्छा कैपिटल 3 लाइन में, ठीक है। कैपिटल मैक्सिमम 3 लाइन में है। 1-2 वर्ड से और जो कैपिटल का जरूरत भी कम ही पड़ता कमी है। पड़ता है, कैपिटल का जरूरत आपको सिर्फ स्टार्टिंग में होता है, उसके ठीक बाद है। तो सारे स्मॉल है। ठीक है। तो एफ हो गया, पी हो गया, उसके बाद तो कोई 4 लाइन वाली वर्ड ही नहीं है, 2 ही वर्ड है अभी 4 लाइन के लिए। अच्छा 4 लाइन में 2 वर्ड। 2 वर्ड है, क्योंकि इसके बाद एफ है और पी है, इसके बाद तो कोई वर्ड नहीं है जो 4 लाइन में आती है। जी हो गया, वाई हो गया, जी नीचे के 3 लाइन में, वो 3 लाइन में हो गया, एच ऊपर के 3 लाइन में हो गया, ए 2 लाइन में हो गया, तो 4 लाइन में सिर्फ 2 होते हैं। अच्छा ठीक है। सिर्फ 2 होते हैं। और जैसे कि जी हो गया, जे हो गया, वाई हो गया, ये सारे नीचे की 3 लाइंस में आते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि 4 लाइंस का क्या वैल्यू, ठीक है। ये पता चल गया। अब इसको मेंटेन कैसे करें, तो सबसे फर्स्ट लाइन पे कमांड करते हैं, देखते हैं। अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उसमें 4S का मीनिंग हो गया, S1 हो गया स्पेस स्पेस, S2 हो गया साइज, ठीक है। S3 हो गया स्लैंट और S4 हो गया स्पीड। तो ऐसे S4 है, S4 का मीनिंग मैंने बता दिया। अब हैंडराइटिंग में यही 4 चीज वर्क करते हैं। सबसे पहले अगर आप लिख रहे हैं, मैंने अपना ही नाम लिखा मान ठीक है, लें, ठीक है। तो अगर जनरली लोग ऐसे लिखते हैं, ये हो गया या ये हो गया। अब यहाँ क्या होता है, ये पूरी लाइन में नहीं आ रहा है, ये ऊपर चला जा रहा है। अच्छा मतलब जो भी वर्ड लिख रहे हैं और जिस लाइन में लिख रहे हैं प्रॉपर उस लाइन को टच करना चाहिए। करना चाहिए। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि मैम ये 4 लाइन में तो चलो हो जाता है, 2 लाइन में कैसे किया जाए? ठीक है। 2 लाइन में कैसे किया जाए, तो उसके लिए ही ये ट्रिक्स हैं कि 2 लाइन में या 4 लाइन में कैसे किया जाए। ठीक है। एक लाइन मैंने ड्रॉ की, क्रॉस लाइन हो गई, क्रॉस लाइन, ठीक है। 3 लाइन पे क्रॉस लाइन आपने बनाया जी। अब इस पे एक और लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है। अब आप इस चीज में ये देखें, नीचे की और ऊपर की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो समान दूरी है। और ये मेरा फर्स्ट कर्व है, जिसे कर्व बोलते हैं, फर्स्ट कर्व है मेरा। अब इससे क्या होगा, ऐसे ऐसे 5 लाइंस में ड्रॉ करती हूँ, 1 2 3 4 5। अब यहाँ डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, समान डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दें, ये बराबर नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं ये कम हो गया, ये ज्यादा, फिर ये बराबर है। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। आपको भी अगर मैं बोलूं अभी लिखने, ठीक है, तो अगर आप एक लाइन तो फिर भी सही लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर लगातार मैं आपको 5 लाइन ड्रॉ करने बोलूं तो आपसे भी ये गलती होगी, बिल्कुल वो बराबर distance नहीं आ maintain पाएगा, नहीं कर डिस्टेंस पाएगा। मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट तो हमें ये सीखना है कि डिस्टेंस को मेंटेन कैसे किया जाए। ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने ट्रिक दी है कि ये लाइन 4, पहले तो 5 लाइन खुद से ड्रॉ करें। अब मान लिया मैंने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, ये हो गया, सही हो गया, फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, तो पहले मैं 2 डॉट्स दूंगी। अच्छा। और उसके बाद इस पे मैं ये कर रही हूँ, अब तो जाएगा। बिल्कुल। फिर मैं यहाँ पर देख लूंगी कितना डिस्टेंस में लेना है, यहाँ लेना है, ठीक है, यहाँ लेना है। अब ये कितने लोग मानते हैं कि प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है, लेकिन उसके पीछे भी है कि प्रैक्टिस सही की जाए। प्रैक्टिस सही की जाए तो सही होता है। अगर मैं आपको गलत सिखा देती हूँ और आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सही तो होगा? गलत ही लिखेंगे ना, गलत ही लिखेंगे, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है। तो बस इसमें भी वही चीज है, अगर मैं जो आपको सिखा रही हूँ उस पे वो आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी, बिल्कुल सुधरेगी। ठीक है। अब फर्स्ट मैंने लाइन आपको बता दी है, अगर इसके बाद भी कोई बोल रहा है कि नहीं ये लाइन सीधी नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है? आपके पास 2 डॉट्स है, आप इसको स्ट्रेट ले जा सकते हैं, तो क्यों नहीं सीधी होगी? ठीक है। ठीक है, ये हो गया एक लाइन। दूसरा, इसमें हमें स्पेस मेंटेन करना है, स्लैंट को देखना है प्रॉपर हो, साइज देखना है प्रॉपर हो, ठीक है। अब इसका सबसे मेन चीज होता है, एक मैं अल्फाबेट आपको बताती हूँ, ये 1 2 3, ये क्या बना? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं फिर दिखाती हूँ, 1 2 3, ये एल है, ठीक है, ये एल है, स्मॉल एल है, स्मॉल एल है। ये सिर्फ एक अल्फाबेट है, लेकिन अगर मैक्सिमम लोग एल कैसे लिखते हैं, ये देखें, या फिर ये। अब आप सब में देखें, किसी में ऊपर कट हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, किसी में नीचे हो रहा है, यही सब लोग करते हैं।
जो कि रॉन्ग है। इसका जो कट होता है ना, ये इसी लाइन में सेंटर में होता है, सेंटर में होता है, ऊपर नीचे कहीं नहीं, ऊपर नीचे नहीं होता है, और लोग इस चीज को नहीं मैनेज कर पाते। अब एक अगर एल आपने सही बना लिया तो यहीं पर हम लोग देखेंगे कि इस एक एल से कितने सारे वर्ड्स बन जाते हैं। ये एक एल है, इसमें एक क्रॉस कर दिया मैंने, टी बन गया, ठीक है। इसी एल में एक राउंड मैंने बना दिया, बी बन गया। अच्छा, मतलब उसी एल से और भी जितना भी वर्ड्स हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे मेरे पास कर्व हैं जिसके माध्यम से अगर आप एक कर्व को सीखते हैं तो मान के चलिए उसमें 4-5 अल्फाबेट आप सीख गए। आपको ABCD लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप वो कर्व और पैटर्न्स को फॉलो करते हैं तो उससे आप ABCD सीखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्राइमरी जो कि आपने डिस्क्राइब करके बताया। अब आप हमें ये बताएं कि अभी अगर आप अभी क्या कर बच्चों के लिए क्या कर रही हैं, जो कि खास करके जिनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सब लोग चाहता है कि उनके बच्चे की भी राइटिंग अच्छी हो, अगर उनके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चे का लिखावट भी थोड़ा सुधरे। तो इन सब चीज़ के लिए आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैंने ये इसके लिए एक इंस्टीट्यूट डाला है। ठीक है, इंस्टीट्यूट डाला है, और वहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा फीस रख दिया है, बहुत ही नॉमिनल फी मैंने रखा है। और जो बच्चे आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उनके लिए मैंने डिस्काउंट भी दिया है, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो शारीरिक तौर से या फिर आर्थिक तौर से कमज़ोर हैं, उनके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। बहुत अच्छी बात है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है उन बच्चों के लिए जो सामर्थ्य नहीं है इस चीज़ में। एक अब भी दूसरा सवाल ये आता है कि एक कंप्लीट कोर्स, एक कंप्लीट कोर्स होता है, हर चीज का एक टाइमिंग होता है। तो इसको आप कितने दिन में कंप्लीट करवा देंगे? अगर कोई भी चाहता हो कि नहीं मेरा आलेख सुधर जाए, मेरा सुलेख सुधर जाए, मेरा हैंड राइटिंग सुधर जाए, तो उसके लिए प्राइमरी चीजें जो सबसे पहले आती है कि ये कितने दिन का कोर्स होता है ना, कि हम कितने दिन में इंप्रूवमेंट कर लेंगे अपने हैंड राइटिंग में। तो इसका अगर मैं बोलूं कि मैं कितने दिन में करवा सकती हूँ तो 15 डेज इनफ है। 15 दिन में सारा कंप्लीट कर देंगे आप? जी बिल्कुल, 15 दिन में आपको मैं टोटल जो कर्व है ये करवा के आपकी ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप, देखिएगा। मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने ये करके देखा है, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दे रही हूँ, मैंने ये खुद रिसर्च इस पे किया है। मतलब कि 15 दिन में आपका हैंड राइटिंग सुधर सकता है। तो इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग बोलते हैं ना, या फिर किसी स्कूल से वो बुक में मिलता है बच्चे को लिखने के लिए कि कर्सिव राइटिंग कंटिन्यू लिखना है, LKG से स्टार्ट हुआ आपका लिखना, वो 6-7 तक चलते रहता है, कर्सिव पे ही प्रैक्टिस करते रहते हैं कैसे लिखना है कैसे लिखना है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आपका जो टाइम जा रहा है वो लिखने में। मैम बता रही है कि मैं 15 दिन में ही ऐसा कंप्लीट करवा दूंगी कि आप कहीं भी उसका यूज कर सकते हैं और आपको लग जाएगा कि हम पहले से कितना सुधार में हैं। तो एक बहुत बड़ा चीज है। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे कि मैम मुझे सीखना है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देती हैं या फिर ऐसा कुछ क्या है? फिलहाल तो मैंने सिर्फ एक इंस्टीट्यूट डाला, और मैं स्कूल्स में मेरा ये है कि मैं ये नहीं चाहती कि सिर्फ एक जगह के लोग सीखें, मैं इसे डोर टू डोर पहुंचाना चाहती हूँ। डोर टू डोर का मतलब वो हर स्कूल, हर इंस्टीट्यूट, हर घर के बच्चे तक मैं ये पहुंचाना चाहती हूँ। अब मैं इसलिए मैंने इस पे वर्क शुरू किया है, मैं एक टीम बना रहे तो हैं। ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा ना। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ बच्चे होंगे या फिर कुछ वैसे पेरेंट्स होंगे जो कि दूर हैं, अभी आप पटना में है वो दूर हैं, तो उनको चाहिए कि मैम आके हमारे बच्चे को भी टीच करें और 15 दिन में कंप्लीट कोर्स करवा दें। तो ये आप एक ही हैं? हाँ। सिखाने वाले एक ही है ना, या फिर और भी आपके? नहीं, मेरे और भी टीम्स है। मैं वही बताना चाह रही हूँ आपको कि मैंने इस पे रिसर्च किया। तो आपने रिसर्च करके उन लोगों को ट्रेन कर दिया है? जी। मतलब आपने ट्रेन करके एक टीम भी बना दिया है? ये बहुत बड़ा चीज है। जी। मेरी एक टीम है जो वर्क करेगी। मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया। पहले सबसे पहला जो मेरा स्टूडेंट था वो मेरे खुद के घर का था, मेरी खुद की सिस्टर थी मेरी फर्स्ट स्टूडेंट, और मेरा भाई, छोटा भाई। मैंने उन दोनों पे रिसर्च किया। मैंने 15 डेज में उनको सारे कर्व दे दिए, उनको उसका वैल्यू सिखा दिया, उनकी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करवाया। बट 15 डेज में मैं हैंडराइटिंग इम्प्रूव करवा। मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपकी सिस्टर है ना, वो 15 दिन में आपने उनका कंप्लीट करवाया, तो मैं चाहूंगा कि वो अगर आपने 15 दिन में कंप्लीट करवाया तो वो चीज हमारे दर्शकों को भी दिखना चाहिए, क्योंकि इन चीजों पे अभी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। क्योंकि 15 दिन बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, 15 बहुत कम होता है। और 15 दिन नहीं, आप प्लीज मुझे अपने सिस्टर को बुलाएं अगर आप वहाँ हैं तो, और मुझे वो बताएं कि वो 15 दिन में कैसे करूँ। मैं थोड़ा सा लाइव इंटरव्यू करना चाहूंगा, थोड़ा बुलाइए तो इनकी सिस्टर को। सिस्टर और मैं अपने भाई को भी बुलाना चाहूंगी। ठीक है, आप दोनों को बुलाइए, मैं बात करता हूँ उनसे।
और अभी वो लोग आ रहे हैं, तब तक मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई अगर कॉन्टेक्ट करना चाहे तो आप का डोर टू डोर कैंपेन चलता है या फिर वैसे लोगों के पास अपना टीम आप भेज सकते हैं? उसको आपको विस्तार से मैं जी, डिस्क्राइब जी, करना बताइए, चाहूंगी बताइए। पहले कि मैंने इसके लिए एक टीम बनाया है जो हर स्कूल हर कोचिंग में जाकर खुद विजिट करते हैं। वो विजिट करेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ मेरा ऐसा एक वर्कशॉप चल रहा है हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट का, ठीक है। और जो भी स्कूल के लोग, क्योंकि स्कूल तो अथॉरिटी से चलती है, अगर अथॉरिटी चाहती है कि नहीं मेरे भी स्कूल में इस चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाए, ये कोर्स हो, अगर वो मुझे अलाउ करती है तो मैं वहाँ पर ट्रेनिंग देती हूँ। दूसरा, अब जो बच्चे स्कूल में, अच्छा, मतलब उस इंस्टीट्यूट में आप जाती हैं, जाके उनके प्रिंसिपल से बात करती हैं कि हैंडराइटिंग का तो कोई ऐसा सिलेबस नहीं होता है, तो आप उनसे बात करती हैं कि मैं आपके मैंने बच्चों एक के लिए कोर्स बनाया एक कोर्स बनाया है और मेरा खुद का कंटेंट है और उस चीज को मैं प्रसारित करना चाहती हूँ अपने माध्यम से, ताकि आपके बच्चों का हैंडराइटिंग सुधर जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को जान सके, ठीक है। तो मैंने एक टीम बनाई, मेरी टीम वर्क इस पे कर रही है, जाती है स्कूल में विजिट करती है और फिर जाके मैं वहां पर वर्कशॉप प्रोवाइड। मैम, फीस क्या होता है आपका, वो आप बता दें। प्लीज। नॉमिनल फीस जो होता है, क्या डिस्काउंट देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्हें वो चाहिए कि नहीं मैं 15 दिन का कंप्लीट कोर्स लेके और मैं ये अपने हैंडराइटिंग सुधारूं या फिर इन 15 दिन पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी, 15 दिन का ये कोर्स है, ठीक है, मैंने दे दिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि किसी भी चीज की आदत लगने में 21 दिन का टाइम लगता है, बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो मान लिया मैंने आपको सिखा दिया लेकिन आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो छूटना जाएगा। नहीं, वो तो सही है ना, वो तो सही है। छूट जाएगा, तो उसको बनाए रखने के लिए जो चाहते हैं, जो मैंने एक बार सीख लिया वो लाइफ टाइम मेरे साथ जाए। टीचर सिर्फ इंडिकेट कर सकता है, चीजों को बता सकता है, ऐसा थोड़ी है कि चीनी में मिला के नींबू डाल के पी लिए खत्म कहानी, वो सब चीजें नहीं होती। इस चीज के समर्थन में मैं भी नहीं हूँ। तो वो कितना ज्यादा उस चीज को गहन कर पा रहे हैं वो वैसे बच्चे, वो उनकी मानसिकता के ऊपर, उनको और उनके प्रेजेंट ऑफ माइंड के ऊपर, उनके लर्निंग कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। और इसके लिए मैंने एक और चीज किया है कि मैं इसके लिए मेरे इंस्टीट्यूट में, ये मैं स्कूल की बात नहीं कर रही, मेरे इंस्टीट्यूट में मैंने 2 तरह के कोर्स बनाए। एक कि आप सिर्फ 11-15 दिन का कोर्स करके निकल जाएं, या फिर आप 6 मंथ तक इसका ट्रेनिंग लगातार ले, ताकि आपकी हैबिट ऐसी बन जाए कि लाइफ टाइम आप उस हैंडराइटिंग को कभी भूले नहीं, अपनी पहले की हैंडराइटिंग को भूल जाएं, लेकिन जो आपने अभी सीखा है वो आपके साथ लाइफ टाइम रहे। अभी तो आपने बोला कि 15 दिन और 21 दिन प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब कोर्स आपका 15 से 21 दिन का है, ओवरऑल 1 मंथ का। जो चाहते हैं कि मुझे और कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं है कि ये कोर्स 6 मंथ का, ये कोर्स 15 डेज का है, लेकिन जो लोग ये चाहते हैं ना बेस्ट और बेटर रिजल्ट के, बेटर बेसिक है, उसके बाद है आपका एडवांस, बेसिक से लेके एडवांस तक जो जाना चाहते हैं, एक प्रॉपर, पहले मैं 4 लाइन में करवाऊंगी, फिर 2 लाइन पे आएंगे, सिखा तो मैं दूंगी 15 दिन में, लेकिन अगर चाहते हैं बेस्ट से भी बेस्टेस्ट सबसे एडवांस वाला ट्रेनिंग, वो 6 मंथ का है। उसके लिए आप बेसिक मैं 4 लाइन पे करवाती हूँ, ठीक है, उसके बाद 2 लाइन और उसके बाद प्लेन। आप थोड़ा अपने सिस्टर को बुलाएं जिनको कि आपने 15 दिन में कंप्लीट करवाया, मैं उनसे ऑनलाइन कुछ पूछना चाहता हूँ। आ जाए मोनिका। क्या बुलाइए उनको? हाँ वो आ रही है ना है, यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल यहीं है, घर पे है, नीचे में। क्योंकि आपने ऑन कैमरा ये चीज बोला है और मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, हाँ। क्योंकि चीजें जब तक सामने नहीं आएगी, और मैं ये चीज अभी मैं बता रहा हूँ कि आपके इंस्टीट्यूट में भी मैं जाऊंगा वहाँ, क्योंकि 15 दिन आपने ऑन कैमरा लोगों को एक तरह से बोला है कि नहीं 15 दिन में, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि हर एक बोर्ड में, सीबीएसई में, आईसीएसई बोर्ड में बच्चों के लिए पूरा LKG से स्टार्ट होता है और 6 तक उनको बुक मिलता है, इवन 7-8 तक बुक मिलता है कर्सिव का, कि रोज कर्सिव लिखना है, और आप 15 दिन में कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मेरे माइंड के ऊपर से निकल जा रहा है। तो उन चीजों को, हाँ, एक तरह से मैजिक ही माना जाएगा। बिल्कुल मैजिक, तो ये मैजिक है, और समझा जाए तो ये साइंस है। ठीक है, मैं एक चीज, देखा जाए तो मैजिक है, समझा जाए तो साइंस है ये। ठीक है। 15 दिन सुनने में तो लग रहा है कि भाई 15 दिन में कैसे, लेकिन अगर सीखने वाला है और जो मैं सिखा रही हूँ टेक्निक को प्रॉपर, अगर उस चीज को फॉलो कर रहा है तो वो 15 दिन में चेंज कर सकता है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन डिपेंड करता है उसकी मानसिकता पे। वो तो होता है, कोई भी चीज आप तभी कर पाएंगे जब आपकी रुचि होगी उस चीज में। और मैंने एक छोटा सा गांव है, बांका जिला जान रहे हैं, बांका जिला का एक छोटा सा गांव है कटोरिया, ठीक है, छोटा सा है, वहां के बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दी थी। स्कूल जाके? नहीं, इंस्टीट्यूट था। अच्छा, इंस्टीट्यूट था, वहाँ के बच्चे को ट्रेनिंग दी, और बॉसी जान रहे होंगे, हाँ, ठीक है, हाँ। वहाँ के भी बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दी थी जब मैं इस पे रिसर्च कर रही थी, और मैंने रिसर्च किया, कोर्स बनाया और फिर मैंने ट्रेनिंग दिया था।
15 दिन का और 4 डेज का भी मैंने ट्रेनिंग दिया। ठीक है। 4 डेज का मैंने 4 डेज में भी इम्प्रूवमेंट दिया है स्टूडेंट को, तो मैंने 4 डेज का भी ट्रेनिंग दिया ठीक था। है, शायद आपकी सिस्टर आ गई। हाँ, मेरी सिस्टर। आइए, ये आपकी बड़ी बहन है ना? जी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें। मोनिका कुमारी। मोनिका जी आपकी बड़ी बहन है और ये बता रही हैं कि आपका हेड राइटिंग पहले बिल्कुल ठीक नहीं था और आपका कंप्लीट हेड राइटिंग इन्होंने 15 ही दिन में ठीक करवा दिया। 15 दिन ही समय लगा या 15 मंथ लगा? नहीं, सही ऑन कैमरा बोलिएगा। 15 दिन ही टाइम लगा था और ये इससे पहले भी सिखा सकती है, 4 दिन में भी ये सिखा चुकी है। अरे 4 दिन में सिखा सकते तो बहुत बड़ी चीज आप बता रहे हैं। हाँ, ये 4 दिन में भी सिखा सकती है, बस डिपेंड इस पे करता है कि बच्चा जो आगे में है वो। अभी आप मुझे बताइए तो, अभी मैं इस चीजों में थोड़ा सा पकड़िए तो मैं यहाँ पे आप यहाँ पे, हाँ मैं कोई नहीं, आप खाला ही बता दो थोड़ा। ठीक है हाँ, आप आ जाइए। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ बता दीजिए तो। कैमरा फोकस करिए तो यहाँ पे, इस पे फोकस करिए, थोड़ा सा और पास आ जाइए आप, इस पे फोकस करिए। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि इनकी बहन है, छोटी बहन है और इनको इन्होंने 15 दिन में कंप्लीट कोर्स करवाया और 15 दिन में इनका हेड राइटिंग सुधर गया। तो आप मुझे यहाँ पे लिखिए जो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो आप अपने मन से उस वर्ड पे बहुत अच्छा प्रैक्टिस करके आए होंगे और आप लिख लेंगे। आपको यहाँ पे लिखना है इंडिया इज द कंट्री। आप लिखिए तो। मैम यहाँ पे लिखेंगी इंडिया इज द कंट्री। आप लोग देखिए क्या लिखा आपने? इंडिया। ठीक है, ठीक है, पूरा कंप्लीट लिखिए। क्योंकि बहुत लोग ये होंगे कि उनको पता नहीं चल पाएगा कि हो सकता है कि, इसलिए मैंने एक इनको दिया है सेंटेंस, इंडिया इज ए बेस्ट कंट्री। अभी इन्होंने इंडिया लिख दिया है, इज भी हो गया है, बेस्ट कंट्री लिखना है। बेस्ट, ठीक है, BEST, ठीक है। कंट्री लिखिए, लिख दीजिए कंट्री। मैं बता रहा हूं COUNTRY लिखिए। TRY लिख दीजिए, हो गया, ये हो गया। RY लिख दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप दिखाइएगा। इन्होंने लिखा है कि इंडिया इज ए बेस्ट कंट्री। ये है एक सुलेख और ये इन्होंने कंप्लीट किया है 15 दिन में। बहुत लोगों को ये बिलीव नहीं, हालांकि मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था। अभी तो मैं 110% इस चीज से क्लियर हो गया कि आप इस चीज से सेटिस्फाइड है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये तो अजूबा हो गया ना, इतना जल्दी और इतना डिफिकल्ट वर्ड आपने चंद मिनटों में ही लिख डाला। तो अब मैं इस चीज से सहमत हो गया कि नहीं, आपने 15 दिन में कंप्लीट किया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जा सकती हैं। मैं थोड़ा सा मैम से कुछ और बात करूंगा, प्लीज। तो ये तो हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की आपने 15 दिन में, मैं एग्जाम्पल भी देख चुका। और अभी आपका प्रोफेशन क्या है? अभी सिर्फ और सिर्फ हेड राइटिंग को ही लेकर कर रही है या फिर अब अपने करियर के लिए क्या कर रही हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आगे मैं बीएड करने वाली हूँ। ठीक है। अभी तक मैंने एडमिशन लिया नहीं है, मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एजुकेशन कभी रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और पढ़ने की और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ये हमेशा चालू रहना चाहिए। तो मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया और आगे भी मैं पढ़ाई को कंटिन्यू रखूंगी। दूसरा, अभी मैं इस प्रोजेक्ट पे, अगर आप बीएड कर रही हैं तो इसका मतलब तो आप टीचिंग लाइन में जाना चाह रही हैं, एजुकेशन लेना चाह रही हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि ये भी एक टीचिंग ही है। अच्छा। तो अपना फ्यूचर आपको कहाँ समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो सीधा सीधा फोकस है कि मुझे टीचर बनना है, प्रोफेशनल टीचर बनना है। मेरा जो मेन गोल है फिलहाल का, अगर मैं बता दूं तो मेरा मेन गोल ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सिर्फ इस हैंड राइटिंग को लेके जाऊं। मैं इसी में अपना करियर देख रही हूँ अभी। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। मैंने बोला मैं बीएड करना चाहती हूँ। मैं बीएड सिर्फ इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मैंने कोई किताबी नॉलेज नहीं लिया है टीचिंग का, ठीक है, एक्सपीरियंस किया है, फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट किया। मैंने कोई किताबी नॉलेज नहीं लिया और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये टीचिंग का भी मैं कोर्स करूँ। बीएड एक टीचिंग का कोर्स ही है, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा माध्यम जिस माध्यम से आप बहुत से लोगों तक पहुंच सकती हैं। और सबसे रिस्पेक्टेड जॉब मेरे लिए लगता है ये टीचिंग एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको अगर 2 ऑप्शन दिया जाए, एक दिया जाए कि यूपीएससी और दूसरा टीचिंग,
तो यूपीएससी कंप्लीट करके आप बहुत बड़ा अधिकारी बन सकती हैं। आपके गाड़ी में भी वो रेड लाइट लग सकता है, तो आपको वो ठीक नहीं लगता है और टीचिंग ठीक लगता है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है वो ठीक नहीं लगता है। यूपीएससी तो यूपीएससी है, वो तो बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन होता है ना कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। कुल मिला जुला के ये कहें कि आपका इंटरेस्ट सीखने और सिखाने में है। सीखने और सिखाने में मैम का इंटरेस्ट है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे तो वो क्या करे? अगर जुड़ने का मतलब अगर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को वो जानना चाहे तो आप बताना चाहें, अगर आप अपने ऑफिस के बारे में, जहाँ आप ऑफिस डाल के रखी हैं, तो थोड़ा सा इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो आप वैसे पेरेंट्स के लिए या फिर वैसे जो मैच्योर्ड बच्चे हैं जो कि आपको देख के आपकी बातों से इंस्पायर होकर और सोच रहे हैं कि मैं भी आपके साथ ज्वाइन करके हेड राइटिंग अपना कंप्लीट पूरा करूं 15 दिन में, जो आपने बताया वो मैं अभी देख भी चुका, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए मेरा ऑफिस है बोरिंग रोड में। ठीक है, ठीक है, वहां पर विजिट कर सकते हैं आके, मैं कंप्लीट एड्रेस दे दूंगी आपको। ठीक है। और मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कोई भी इंक्वायरी हो कर सकते हैं आप। ठीक है। वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। इंस्टीट्यूट चल रही है, और अगर मैं कह दूं कि ये वर्क क्या है, तो मैं अभी इसे ऑल ओवर इंडिया तक लेके जाना चाहती हूँ। फिलहाल मैं बिहार में कर रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है कि अभी इनका प्लान है कि अभी फिलहाल ये बिहार के पटना में काम कर रही है, और पटना ही नहीं, जैसे कि इन्होंने भी बांका का भी जिक्र किया, बांका जो कि भागलपुर के ही नियम में बांका पड़ता है, हालांकि अभी दोनों अलग अलग जिला बन चुका है, वहां भी इन्होंने एक अच्छा काम किया और अच्छा रिजल्ट दिया है। एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर बच्चों को आपने लर्न करवाया है और उन चीजों का रिजल्ट मिला है। मैं अभी रिजल्ट आप लोग प्रत्यक्ष देख भी चुके हैं। ठीक है, ठीक है, वीडियो आपने दिखाया, वो वीडियो आप मुझे दे दीजिएगा, वो मैं डाल दूंगा। पब्लिक उन चीजों को जज करेगी और जज करने के उपरांत जो भी चीजें होंगी वो सामने। अगर आप अपने ऑफिस का कुछ एड्रेस बताना चाहें जहां पे आके लोग कॉन्टेक्ट, ऐसा कुछ? मैं आपको एड्रेस कंप्लीट दे दूंगी। ये बोरिंग रोड में, एक मेरा ऑफिस बोरिंग रोड में और एक कंकड़बाग में। ठीक है। एसबीआई का जो ब्रांच है वहां पर मेरा एक ऑफिस है। उस ऑफिस को कैसे लोग जज करेंगे? एसबीआई बैंक के बगल में क्या है? एसबीआई बैंक के बगल में है दर्शिता इन्फोटेज, उसी के अंदर अभी मेरा ये काम चल रहा है। अच्छा, चलिए ठीक है। आप गर्ल्स हैं, अगर बॉयज होते तो मैं आपका कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पे डिस्प्ले कर देता, तो कुछ प्राइवेसी होती है चीज़ों को लेकर, इसलिए मैं कांटेक्ट नंबर मैं आपसे पूछूंगा और मैं आपसे कांटेक्ट नंबर लूंगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे थे हेड राइटिंग के स्किल को, जैसा कि इन्होंने पूरा एकदम प्राइमरी स्टेप से लेकर लास्ट तक इन्होंने जिक्र किया और बताया भी, प्रत्यक्ष आपने प्रमाण में देखा। इनकी बहन है जिनको इन्होंने 15 दिन में कंप्लीट करवाया है, और इस बात को कहीं से न कहीं से मानना ही पड़ेगा कि एक बैड हेड राइटिंग के चलते आपको ग्लानि होती है मन में, कहीं भी आप अपने आप को उस हिसाब से प्रदर्शित नहीं कर पाते, और आपको दुख होता है कि हमारे अंदर एजुकेशन तो है, हमारे अंदर नॉलेज तो है, लेकिन जब इंसान का हाथ चलता है ना तो दिमाग भी चलता है। ठीक है। साइंटिफिक रीजन है, आप लोग भी जानते होंगे। नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं बता। अच्छा, हाथ चलता है तो दिमाग में चलता है। मैं साइंटिफिक रीजन देना चाहूंगी। एक कहावत है कि हैंड राइटिंग जो आप हाथ से लिखते हैं ना, वो कीबोर्डिंग से ज्यादा काम करता है। कीबोर्ड पे लिखना और हाथ पे लिखना वो ज्यादा आपके दिमाग में आता है। अगर कोई चीज को आप लिख रहे हैं और वही पढ़ रहे हैं, तो दोनों में, वैसे मैंने सुना भी है, बोलते भी है लोग, टीचर्स भी बोलते हैं कि किसी भी चीज को लिख कर याद करो। ठीक है। क्योंकि जब आप लिखते हैं ना तो लिख के बेटर समझ पाते हैं उसको। ये बात तो मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर कोई लिख रहा है तो लिख के बेटर उसको समझा जा सकता है। ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज को लिख रहे हैं और अच्छी हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं, तो वहां पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही, अप होगा ही। साथ ही साथ जो आप लिख रहे हैं और सामने वाला अगर उसको समझ पा रहा है, तो वहां पर आपका जो इमेज है ना वो भी बहुत क्लियर हो जाता है। बिल्कुल सही। आपने कोर्स कंप्लीट करवा दिया, आप बता रही है कि जिसको कि एडवांस सीखना है वो 6 मंथ का भी कर सकता है, तो वो सीखने के बाद भी उनको प्रैक्टिस रेगुलर रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मान लेते हैं कि मैथ्स के टीचर हैं, उन्होंने सिखाया मैथ और फॉर्मूला दिया, अब फॉर्मूला समझ गए। अच्छा, मतलब उस ट्रिक को भूलना नहीं है। ए लिखना सबको आता है, लेकिन ए हम किस ट्रिक से लिखे हैं सही तरीके से, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लिया आपको फॉर्मूला दिया गया है, आपने उस टाइम तो फॉर्मूला देख के लिख लिया, लेकिन बाद में आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, क्या बना पाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो सेम चीज है, जब भी आपको लगे कि आपका हैंड राइटिंग डाउन हो रहा है, नहीं लिख पा रहा है, फिर से एक बार उसी फॉर्मूला पे वर्क कीजिए। मतलब उस ट्रिक को पकड़ना है और उस ट्रिक को ही लॉन्ग टाइम तक रखना है। नहीं कि मैंने एक बार सिखा दिया तो वो रह ही जाएगा, क्योंकि बहुत लोग होते प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो वो तो जाएगा ही, नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन जब आपको लगे कि मेरा हैंड राइटिंग वीक हो रहा है, आप उस पर एक बार और प्रैक्टिस कर ले, फिर से आपको इसको बोलते हैं रिविजन। आप मतलब कर लिया, फिर से आपका सही हो जाएगा। लेकिन जो मैं सिखा रही हूँ, जो मैं आपको स्किल दे रही हूँ, अगर आप उस पर वर्क करते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग चेंज होगी, ये मेरा
प्रॉमिस है। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ को अपना बहुत ही बेशकीमती समय दिया। और फिर अगर हमारी कभी ज़रूरत पड़े या हमारे व्यूअर आपका डिमांड करें कि नहीं मैम से फिर आप इंटरव्यू लीजिए, या फिर उन चीज़ों को लेकर जो भी कमेंट बॉक्स में कुछ बातें आएंगी, तो उन सब चीज़ों को लेकर भी मैं आपसे समय फिक्स करूंगा और फिर से मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से लाइव करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।